जुम्बा और नशे के व्यापारी 2। दूसरे दिन सुबह जुम्बा लगभग 1 मील दूर उस सड़क पर गया जिधर से फैक्ट्री के कर्मचारियों और गाइड्स के लिए एक वैन खाना लेकर आती थी। उसी वैन से कच्चा माल भी आता था और तैयार माल शहर जाता था। ऐसा मोंटी ने ही उसे बताया था। जुम्बा ने अपने छुपने के लिए सड़क पर एक ऐसे स्थान की खोज की जहां पर एक घुमावदार मोड़ था और ऊंचे ऊंचे दरख्त एवं घनी झाड़ियां भी थी। मुझे शक है कि इस फैक्ट्री में दवाओं के नाम पर मादक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में ब्रिटिश लोगों का नहीं बल्कि उन लोगों का शासन है जो कानून का सख्ती से पालन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। यदि सरकार को इस बारे में पता चला कि तुम्हारी बस्ती के पास अवैध ढंग से मादक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, तो एक दिन तुम्हारी बस्ती से वहाँ काम करने वालों को भी जेल में डाल दिया जाएगा। अब तब क्या करें? करना क्या है? इससे पहले कि यहाँ सरकारी छापा पड़े, हमें खुद ही इसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इसी में तुम्हारा और तुम्हारी बस्ती वालों का हित है। तुम ही बता रहे थे ना कि फैक्ट्री में काम करने वाले वापस आते हैं तो अजीब से नशे में रहते हैं। ये तो सच है। मेरा बेटा भी जब से वहाँ काम कर रहा है हमेशा थका थका रहता है और उसकी भूख भी कम हो गई है। ये सब उन्हीं नशीली दवाओं का असर होगा। हमें ये फैक्ट्री बंद करवानी पड़ेगी। लेकिन पुलिस वाले सिर्फ हमारे संदेह व्यक्त करने से ही तो यहाँ छापा नहीं पड़ेगा। हमारे पास कुछ प्रमाण भी होना चाहिए। प्रमाण मैं इकट्ठा करूँगा और आज शाम को ही कोशिश करूँगा। अभी तुम अपने कुछ लोगों को मेरे साथ लेकर सड़क पर खुदाई करवाने के लिए ले चलो। बब्बर के आदेश करने की देर थी कि बस्ती के 10-12 आदमी हाथों में फावड़े लिए जुम्बा के साथ चल दिए। उन्होंने सड़क इतने फासले तक खोद दी कि कोई गाड़ी वहां से न आ सके। फिर सब बस्ती लौट आए। जुम्बा को पता था कि शहर से आने वाली वैन 5 बजे शाम को आएगी। सर्दियों के दिन थे। 4 बजे ही गांव के कुछ लड़कों के साथ वो खोदी हुई सड़क के पास पहुंच गया और सबको झाड़ियों में छुपने का आदेश देकर खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। खुदी हुई सड़क देखकर ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी का निकलना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि पैदल ही चला चलूं और लोगों को बुलाकर उनसे गाड़ी निकलवाने में मदद लूं। वो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा लॉक करने के लिए मुड़ा ही था कि धप से जुम्बा उसके ऊपर कूद पड़ा। फलतः ड्राइवर जमीन पर गिर पड़ा। वो उठता इसके पहले ही जुम्बा ने अपनी एक हाथ गर्दन में कस लिया और छुर्रा उसकी थोड़ी पर लगाकर बोला, मुंह से आवाज निकली तो छुरे से गर्दन रेत दूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? गाड़ी की चाबी निकालो। तुम मुझे लूटना चाहते हो? देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे मालिक बुलाकी राम तुम्हें खोज निकालेंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जुम्बा ने अपने छुरे का दबाव बढ़ा लिया। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। चाबी निकाल कर दो वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर ने कांपते हाथों से चाबी दे दी। जुम्बा ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और छुरा हटा लिया। इतने में ही ड्राइवर ने फुर्ती से जेब में से चाबी की जगह रिवॉल्वर निकालकर जुम्बा की तरफ तान दिया। गोरे जंगली, तू समझता था इतनी आसानी से मुझ पर कब्जा कर लेगा? तेरे जैसों से बचने के लिए ही मेरे पास रिवॉल्वर है। उसने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली कस दी। दाव तो उल्टा ही पड़ गया। ड्राइवर के फायर करने से पहले ही बब्बर का फेंका हुआ फावड़ा ड्राइवर के हाथ से टकराया और रिवॉल्वर छींटकर दूर जा गिरी और वो हाथ पकड़कर बैठ गया। अब बोल, चाबी देता है या चला दूं गोली? अब नहीं, अब गोली मत चलाओ। गाड़ी की चाबी कपबोर्ड में है, निकाल लो। बब्बर, अपने आदमियों से कहो इसके हाथ पांव बांध दे। जुम्बा ने वैन की तलाश ली। उसमें कच्चा माल मिल गया। वो उसको फेंकने ही वाला था कि इसे मत फेंकना, प्लीज इसे मत फेंकना। क्या है ये?
एक किराए के मकान में रमेश और सरिता नाम के एक दंपत्ति रहते थे। रमेश के कमर पर कुबर था और सरिता को आंखों से कम दिखाई पड़ता था। रमेश को पास के बाजार में जूते चप्पल ठीक करने के लिए जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। किसी दिन तो अच्छी कमाई हो जाती थी, पर किसी दिन खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी। एक दिन रमेश अपनी जगह पर चप्पल ठीक कर रहा था तो एक आदमी ने उसे दुत्कार दिया। अरे जरा जल्दी कर, इतना टाइम लगाता है। हाँ, तुम छोटे लोग क्या समझोगे वक्त की कीमत क्या है। चल जल्दी कर। साहब, आपकी जूते जोड़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है। रमेश को रोज इसी तरह की गालियां सुनने मिलती थीं। एक बार वह बाजार से घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई जो टोकरी में चेरी भरकर बेच रही थी और दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा था। रमेश ने जब उस ट्रक को आते देखा तो बहुत तेजी से भागा और उस बुढ़िया को धक्का दे दिया। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी जान बचा ली। अगर आज तूने धक्का नहीं दिया होता तो यह ट्रक वाले ने तो मुझे कब का उड़ा दिया होता। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था, पर आप इतनी गर्मी में नंगे पैर सड़क पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं अपने पोते के साथ यहाँ पास की झोपड़ी में रहती हूँ और चेरी बेचकर अपना और अपने पोते का पेट पालती हूँ। मेरे पास चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। रुको माँ जी, मैं कुछ करता हूँ। रमेश अपने थैले में से चप्पल बनाने का सामान निकालकर एक जोड़ी चप्पल बनाकर माँ को देता है। लो माँ जी, ये चप्पल पहन लो। नहीं बेटा, मेरे पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। नहीं माँ जी, इसके मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अपना बेटा समझकर मुझसे ले लीजिए। ठीक है बेटा। और अपनी बिखरी हुई सारी चेरियों की तरफ देखती है। उसमें से कुछ चेरी उठाकर वह रमेश को दे देती है और कहती है, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है, पर यह मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख ले और इन्हें खा लेना। भगवान तुझे तरक्की दे और तू सबकी इसी तरह मदद करता रहे। बुढ़िया और रमेश अपने अपने रास्ते चल देते हैं। रमेश घर पहुंचकर सरिता को सारी बातें बताता है। सरिता, आज तो कुछ भी नहीं बेचा। कोई बात नहीं जी, कुछ बचने से अच्छा है कि आपने किसी बुढ़िया की मदद की। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रमेश उन चेरियों को सरिता को दिखाता है और कहता है, आज तो कुछ बेचा ही नहीं, ये चेरी ही मिली है, इन्हें ही खाकर गुजारा कर लेते हैं। और उन्हें एक टोकरी में रख देता है। उसमें से कुछ चेरी निकालकर वह दरवाजे की तरफ चलता है और उन्हें खा रहा होता है। तभी मकान का मालिक उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। अरे, मकान मालिक आज फिर आ गया किराया मांगने। मेरे पास तो पैसे नहीं है, इतनी मुसीबत आई हुई है। अब ये पैसे मांगेगा तो मैं इसको कहां से दूंगा। भगवान, कुछ तो मदद कर। रमेश, अरे ओ रमेश, मुझे आज का किराया चाहिए। अरे, मैं तो इसके सामने भी खड़ा हूँ, इसको मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ? रमेश, तू कहाँ पर है या नहीं घर पर? ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा और मुझे कल किसी भी हालत में किराया चाहिए। मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ, ना जाने इसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ। और वह अंदर आ जाता है और सरिता से कहता है, सरिता, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? नहीं तो, पर तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। रमेश चेरी साइड में रख देता है और दिखाई देने लगता है। कहाँ से आवाज आ रही थी? आप मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे और आपकी आवाज ही आ रही थी। जब तक ये चेरी मेरे हाथ में थी तब तक मैं गायब हो गया था। अब मैंने चेरी साइड में रख दिया तो मैं तुम्हें दिखने लगा हूँ। मुझे लगता है ये चेरी जादुई है। रमेश और सरिता कुछ चेरी खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो रमेश का कुबर ठीक हो गया होता है और सरिता की आंखों की रोशनी भी लौट आती है। उस टोकरी में जितनी चेरी निकाली थी उससे दोगुनी हो जाती हैं। सरिता, देखो तो सही, ये चेरी तो बढ़ती ही जा रही है। ये तो जादुई चेरी है और हमारी परेशानी भी दूर हो गई। इनसे हम अपना व्यापार कर सकते हैं। और दोनों बहुत खुश होते हैं। रमेश टोकरी में से चेरी निकालकर व्यापार करना शुरू कर देता है। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। समय बीतता जाता है और वह बाजार में एक बड़ी सी दुकान फलों की लगाना शुरू कर देता है। एक दिन वही बुढ़िया
जिसने रमेश की मदद की थी, वह दौड़ी दौड़ी रमेश के पास आती है और कहती है, बेटा, मेरा पोता बहुत बीमार है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। रमेश चलते चलते अपनी जेब में 2 चेरी डाल लेता है और बुढ़िया के घर पोते के पास पहुँच जाता है। रमेश पोते को चेरी खिलाने की कोशिश करता है। बेटा, यह क्या कर रहे हो? मेरा पोता खाने की हालत में नहीं है, यह कैसे खाएगा? इसके मुंह से चेरी निकाल दो। माँ जी, आप देखते ही जाइए। थोड़ी देर में एक अद्भुत चमत्कार होता है। बुढ़िया का पोता एकदम से स्वस्थ हो जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। ऐसे चमत्कार हो गया? अभी तक तो यह बहुत ही खराब हालत में था और एकदम से स्वस्थ कैसे हो गया? रमेश बेटा, तुमने ऐसा क्या किया जो मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया? तुम्हारा बहुत बहुत आभार। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जादुई चेरी ने किया है। ये वही चेरी है जिसको आपने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया था। ये चेरी एक जादुई रूप में मेरे पास आई थी और इन्होंने मेरी दिन ही बदल दिया। ये जादुई चेरी हर काम सही कर देती है। मैंने वही जादुई चेरी आपके पोते को खिलाई और वो एकदम से स्वस्थ हो गया। यह तो सच में जादुई चेरी है बेटा। जी, आपके आशीर्वाद से आज मैं एक संपन्न व्यापारी बन गया हूँ और मैं ये कुछ पैसों की भेंट आपको देना चाहता हूँ। कृपा करके इसको स्वीकार करें। वहीं दूसरी ओर रमेश का मकान मालिक रमेश से चिढ़ने लगता है और वह चेरी चुराने की सोचता है। रात को उसके घर में घुसकर चोरी करके चेरी को ले जा रहा होता है। अब मैं देखता हूँ कि रमेश इन चेरी को अपने किसी काम में कैसे लगाता है। और वह उनको एक टोकरी में रख देता है। रात को वह चेरी बढ़ती नहीं है तो मकान मालिक को गुस्सा आता है और वह उन्हें जलाने लगता है। मैं इन चेरियों को जला देता हूँ, ना रहेगी चेरी, ना होगी तरक्की। तभी सारी चेरी उड़ उड़कर उसकी ओर आने लगती है और उसको मारने लगती है। वह बहुत परेशान हो जाता है और चेरियों को लेकर रमेश के घर पहुंचता है और रमेश से कहता है, रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी चेरियों को चुरा कर ले गया था और उन्होंने मुझे सबक सिखा दिया। ये चेरी अपने पास ही रख लो। रमेश उन जादुई चेरियों को लेकर बहुत खुश होता है और दूसरों की मदद करने में उसका इस्तेमाल करता है।